देखिए ऐसा है, अभी जो सुखदेव सिंह जी वाले प्रकरण में जो हुआ, कनाडा से बैठे हुए कोई अपराधी हैं, वो उसका बाकायदा छाती ठोक के बोल रहे हैं कि हम लोग इसका हम लेते हैं जिम्मेदारी। अब मालूम नहीं चल रहा, जैसे अभी मैं 2 दिन से यहाँ दिल्ली में वापस से आया हूँ और मैं 15-20 दिन से जहाँ था और वहीं से उसी एरिया से परसों के रोज 2 शूटर पकड़े गए हैं। आज और मुठभेड़ हुई है पुलिस से 2 शूटरों की। तो ये इत्तेफाक है या षड्यंत्र है, समझ में नहीं आ रहा है। पर अब एक बात तो तय है कि कहीं न कहीं करणी सेना के लोगों को, करणी सेना के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। जिस हिसाब से राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह को उनके घर में घुस के गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। और अब मैं श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ महिपाल सिंह, तो हो सकता है ये उनको नहीं मालूम है करणी सेना अलग है या क्या है, 2 अलग संस्थाएं हैं। पर करणी सेना सब जगह पूरे देश में एक है। करणी सेना को लगता है, लोगों को ये लगता है करणी सेना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, हम तो कौम के सिपाही हैं और वो भी वही काम कर रहे थे जो हम काम कर रहे हैं। तो अगर किसी को लगता है कि राजपूत समाज या करणी सेना के लोग डर जाएंगे, तो हम डरने वालों में से नहीं है। कल मारते आज मारे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, धोखे से मारेंगे तो एक अलग बात है। सामने आमने सामने की लड़ाई लड़ो, मालूम चले कौन भारी है, कौन कमजोर है। तो केवल आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, हम लोगों का किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मेरा तो ऐसा ग्राउंड और समाज की कोई मांग उठाई है, मुद्दे उठाए हैं, किसी संप्रदाय के, किसी जाति विशेष के लोग अगर उससे नाराज होकर अगर इस तरीके का सोचते हैं कि हम इन लोगों को जान से मार दें या इस तरीके से टेरराइज कर दें कि ये लोग काम बंद कर दें, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, हम तो कौम के सिपाही हैं, कौम के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। और अगर डराने की कोशिश राजपूत को कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। राजपूत डरता तो हजारों साल से राजपूत यहाँ खड़ा नहीं होता। हम लोगों ने हर कौम की आवाज उठाई है। ऐसा नहीं है कि राजपूत उठाता आवाज, हर कौम की 3600 कौम की आवाज उठाई है। इसीलिए पूरा राजस्थान किस तरीके से सुखदेव सिंह जी के परिवार के साथ खड़ा रहा, पूरा राजस्थान बंद रहा। इतना सफल बंद आपने भी कभी नहीं देखा होगा। इतने सारे पॉलिटिकल हथकंडे होते हैं, षड्यंत्र होते हैं, नाटक होते हैं, कुछ भी होते हैं, पर राजस्थान बंद मैंने खुद ने आज तक मेरे जीवन में इससे बड़ा सफल नहीं देखा। कल शाम को 72 घंटे होंगे। कल हमारी रामलीला मैदान में यहाँ एक श्रद्धांजलि सभा है, जो 6 महीने से हम लोग एक क्षत्रिय धर्म संसद कर रहे थे, का आयोजन कर रहे थे, उसकी तैयारी में लगे हुए थे। जैसे ही सुखदेव सिंह जी वाला ये जो दुखद हत्याकांड हुआ, तो हम लोगों ने केवल इसीलिए कि वो हमारे भाई थे, तो वो प्रोग्राम तो अब हम लोगों ने स्थगित कर दिया। भाई हम लोग वहाँ जो हमारी मांगों को लेकर प्रोग्राम था, पर श्रद्धांजलि सभा को हमने उसकी जगह श्रद्धांजलि सभा रख दी, क्योंकि जिन लोगों के पास हम जा चुके हैं, लाखों लोगों के पास हम लोग गए 6 महीने में, दिल्ली के आसपास, एनसीआर के, नोएडा के, हरियाणा के, एमपी के, राजस्थान के, जिन क्षेत्रों में घूमे हैं, तो वो लोग तो वैसे भी आ रहे थे और जो तैयारियां हमारी थी, तो वो अब कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि सभा में हम लोगों ने कन्वर्ट किया। और यहीं से हम लोग उनके हत्यारों को पकड़ने की मांग भी रखेंगे और हम लोग चाहेंगे कि पूरा देश देखे कि राजपूत समाज को जब तक दबाने की कोशिश की गई है, तो हम लोगों ने बाकायदा मुखर होकर उसका जवाब दिया है। और मैं चाहता हूं योगी जी की तर्ज पर, यूपी की तर्ज पर उन लोगों का हश्र हो, चाहे वो कोई भी लोग हो। और मैं चाहता हूं सरकार, क्योंकि अंतिम पड़ाव समस्याओं का दिल्ली है। राजस्थान बंद कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकारों के, क्योंकि सरकार का कोई चेहरा नहीं है अभी वहां पर, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, बस मौन होके सब देख रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं। हम लोगों ने राजस्थान बंद कर दिया, कोई आश्वासन हमारे पास प्रशासन के अलावा नहीं है। प्रशासन ने लिखित में दिया 72 घंटा, और लिखित में दिया कि वो जितने भी पुलिस वाले इसमें कहीं ना कहीं दोषी थे, उनकी सुरक्षा को लेकर 15-20 दिन पहले एक वैन आके खड़ी हुई उनके घर के बाहर, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो मैं आपके आज तक के, राजस्थान तक के चैनल के माध्यम से पूरे राजस्थान को, पूरे भारत के लोगों को बोलना चाहूंगा, किसी भी समाज का नेता हो, नेशनल नेता हो, राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, अगर उसको थ्रेड मिलती है, उसको धमकी मिलती है, तो प्रशासन को उसको सीरियस लेना चाहिए, न कि
इतना इजी गोइंग कि उसको जान से हाथ धोना पड़े। अगर वो आज प्रशासन सीरियसली उनको सीरियस लेता तो आज कहीं ना कहीं हमारा भाई जिंदा होता। हम लोग ये न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहे होते। पर फिर भी अब जो हो गया वो तो अब हम नहीं बदल सकते। पर केवल ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं जिस एरिया में यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, बसंत कुंज में परसों 2 शूटर पकड़े गए, आज 2 शूटर पकड़े गए। अब वो इत्तेफाक है, ये भी मुझे नहीं मालूम इत्तेफाक है क्या है। पर दिल्ली पुलिस का इनपुट है कि आप सतर्क रहिए। राजस्थान जो पुलिस है, कमिश्नर साहब हैं, उनका भी कहीं ना कहीं मैसेज है कि नहीं, हम लोग देखते हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए। तो मैं तो केवल ये कौन से शूटर्स हैं जिनकी बात आप बार-बार कर रहे हैं? ये वो शूटर्स तो नहीं है जिन्होंने सुखदेव सिंह गोगावंशी जी की हत्या की थी? तो ये नहीं, कौन से शूटर्स? ये आज तक के ही चैनल पे मैंने देखा है। आज तक पे ही ब्रेकिंग चल रही थी सुबह कि दिल्ली के इसमें बसंत कुंज में 2 शूटरों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है, स्पेशल टीम की, दिल्ली स्पेशल टीम की, और उनको दबोच लिया गया है। परसों के शुक्रवार के रोज भी 2 शूटर पकड़े गए हैं। तो ये 4 शूटर एक ही एरिया में, जहां मैं रह रहा हूं पिछले 15-20 दिन से, महीने भर से, इस रामलीला मैदान वाले प्रोग्राम को लेकर। और मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सुखदेव सिंह जी इस मामले में सतर्क रहते थे, फिर भी उनको जान से हाथ धोना पड़ा। और मैं लगातार वो तो सुरक्षा की मांग कर रहे थे महिपाल जी, और उन्हें लगातार धमकियां भी मिल रही थी, और फिर भी उनके साथ ये अनहोनी हो गई। क्या कहना चाहेंगे? देखो, 3 साल से वो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे, और राजस्थान डीजी के पास इनपुट था भटिंडा जेल का 9/3/2023 का, अभी लेटेस्ट, के अंदर यहाँ संपत नरा नाम का एक लड़का जो गैंगस्टर है, वो बैठ के उनकी प्लानिंग कर रहा है मारने की, और AK-47 कहीं ना कहीं वो व्यवस्था करवा रहा है उनको मरवाने के लिए। और वो लिखित में है, आप लोगों के पास भी वो लेटर होगा। तो उन्होंने क्यों दबाई इस बात को? डीजी क्यों दबा रहा है? जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर का पूरा मुखिया है पूरे राजस्थान का, वो क्यों दबा रहे हैं? और उस टाइम के मुखिया जो पूरे सरकार के थे, अशोक गहलोत जी, वो सीएम भी थे, गृह मंत्रालय का चार्ज भी उनके पास था, तो उन्होंने उस चीज को क्यों दबाया? ये कहीं ना कहीं शक के घेरे में। और जिस लड़के ने जिम्मेदारी ली है, कनाडा में बैठे हुए शख्स ने, वो वापस से दूसरे दिन पोस्ट करता है, अशोक गहलोत के बेटे का नाम लेता है कि वैभव गहलोत को हम लोग फिरौती देते हैं, फिरौती का हिस्सा देते हैं। तो कहीं ना कहीं शक के घेरे में ये लोग हैं। और मैं तो चाहता हूं, अभी सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ भी मुकदमा FIR दर्ज हुई है कल और परसों, और चाहता हूं कि NIA इसमें स्वतंत्र तौर पे इसकी जांच करे, और ऑनेस्टली, ईमानदारी से जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करे, तो पूरा देश देखे कि ऐसे जो लोग हैं इनके गिरबान तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। हम लोग पहले डिमांड कर रहे थे कि उसकी इनकाउंटर होना चाहिए, पर अभी आज जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील मेरे पास आए हुए थे, उन्होंने बोला अगर इनकाउंटर ही वो लोग कर देंगे तो NIA जांच फिर किन के आधार पे करेगी? NIA जांच अपराधियों को पकड़ के ही कर पाएगी। अगर इनकाउंटर हो जाएगा, मर जाएगा अपराधी, तो उसके पीछे किसका हाथ है वो पता ही नहीं लग पाएगा। महिपाल जी, आज शीला शेखावत को भी हमने सुना, वो भी लगातार 35 कौम का जिक्र कर रही थी। तो आखिर में ऐसा क्या है कि गोगावंशी की जो हत्या है वो रंजिश के तहत हुई है या किसी जाति के तहत हुई है? देखो, ऐसा है, मैं किसी जाति बिरादरी के खिलाफ नहीं हूँ। अगर व्यक्ति गलत हो सकता है, जातियां गलत नहीं है। जातियां हजारों साल से यहीं पर थी, और राजपूत समाज या दूसरे समाज जितने भी है, राजपूत समाज सबसे घुल मिल के रहने वाला समाज है। तो मैं कोई 35 कौम 36 कौम का ज्यादा बात नहीं करता। मैं तो ये बात करता हूँ कि जो भी जातियां इस समाज में है, उनमें अगर कोई 1-2 नफरती लोग हैं, उनको मुझे लगता नहीं है कि समाज को उसको सीरियस लेना चाहिए। और सुखदेव जी के अलग अपने विचार रहे होंगे, वो 35 कौम की हमेशा बात करते थे। मैं 35 कौम या 36 कौम की बात नहीं कर रहा। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि किसी भी जाति का अगर कोई भी गंदा व्यक्ति है, गलत व्यक्ति है, उसको बाकायदा समाज को उसका निष्कासन करना चाहिए, समाज को उसका विरोध करना चाहिए। किसी भी और जातियों में जहर घोलने का काम कोई एक करे और पूरी जाति को हम लोग प्रताड़ित करें, ये कहीं से सही नहीं है। तो हो सकता है उनका नारा है, पर मैं तो केवल ये बोल रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति ने किया है, किन्हीं व्यक्तियों ने करवाया है, उनका पर्दाफाश होना चाहिए, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको भी कंफर्म प्रशासन को करना चाहिए। हम लोग कल दिल्ली में लाखों की संख्या में इकट्ठा इसलिए हो रहे हैं। हम लोग बड़ा प्रोग्राम कर रहे थे, पर उसको हमने कन्वर्ट किया श्रद्धांजलि सभा में, और इसीलिए किया है कि समाज को न्याय मिले,
उस व्यक्ति को न्याय मिले, समाज की एक ताकत दिल्ली में दिखे, क्योंकि अंतिम पड़ाव दिल्ली में हर समस्याओं का दिल्ली दरबार है। यहाँ से हम लोग बाकायदा उनके न्याय की गुहार लगाएंगे कि भाई हमें न्याय मिलना चाहिए। आज अब 48 घंटे से ऊपर हो गए हैं, हमें अल्टीमेटम दिए, उन्होंने लिखित में दिए। 72 घंटे के बाद फिर वापस से कोई कहीं आग लगे या कोई बात हो या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होने की स्थिति हो, तो हम नहीं चाहते ऐसा हो, हमारा युवा नहीं चाहता। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर युवा सड़कों पे आएगा तो हमारी समाज की युवाओं की शक्ति जो है, जो अच्छे काम में लगनी चाहिए, वो प्रशासन को देखना है कि उस शक्ति जाया नहीं हो। हम लोगों का काम नहीं है ये पकड़ना, धरपकड़ या कोई अपराधी, ये प्रशासन का काम है। प्रशासन इसी के लिए है, और प्रशासन अगर ये नहीं कर पाएगा तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा। जैसा इनका परिवार अगर जो डिसीजन। एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि सुखदेव सिंह गोगामिनी जी को धमकी मिल रही थी, ये तो अब सबके सामने आ चुका है, लगातार उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था, लेकिन कई और लोग भी हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि धमकी लगातार मिल रही है। सूरजपाल अम्मू जो है वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। क्या और भी कुछ लोग हैं जिनको ये धमकियां मिल रही हैं? देखिए, ऐसा है कि धमकी की बात अगर आप कर रहे हैं तो हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और नेता प्रतिपक्ष है, उनको तक धमकी मिली है। कल वहां हमारे साथ मनोज सिंह जी न्यांगली जो अभी एमएलए हैं सादुलपुर से, उनको धमकियां मिल रही है मारने की। उनपे अटैक भी हुआ है, उनपे कातिलाना हमला हुआ है, उनकी एक आंख हमले में गोली लगने से फूट गई थी, उनके अभी भी सर में गोली अटकी हुई है। आज से 4-5-6 साल पहले उनपे हमला हुआ था, उनके बड़े भाई की हत्या कर दी गई, वीरेंद्र न्यांगली की। तो अभी तक उनके ऊपर जब इतने बड़े बड़े लोगों के धमकियां मिली, उनपे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं चाहता हूं सरकारें कर क्या रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये जो इस तरीके की जो भी गैंग है या इस तरीके के जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों इस चीज को धमकी मिल रही है? ठीक है, एक मुकदमा दर्ज करा दो और ठीक है, अपनी सिक्योरिटी आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप मरने के लिए तैयार हो। तो ये मुझे लगता नहीं, सरासर गलत है। और अभी जैसे सिद्धू मूसेवाला को मारा गया, फिर बाद में यहाँ एक राजू ठेठ है, उनकी अभी हत्या हुई पिछले 1 साल पहले, और फिर अब इनकी हुई है। तो जातियां, किसी भी जाति दूसरी जाति के कोई व्यक्ति मारा जाता है तो मुझे लगता नहीं कोई इस तरीके का विषय है कि किसी को प्रसन्न होने की, किसी को खुश होने की वो है। किसी परिवार का व्यक्ति गया तो मुझे लगता है सबका व्यक्ति उनके परिवार के लिए वैसा ही होता है। और हाँ, आज कहीं ना कहीं 2 जातियों में 2-3 दिन से टकराव चल रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व है वो जाति को रिप्रेजेंट नहीं करता। मुझे लगता नहीं कि अपराधी कभी अपनी जाति को रिप्रेजेंट करता है। अच्छे लोग जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, न कि बुरे लोग। तो हमें वैमनस्यता। कौन सी जाति है, थोड़ा खुल करके बताइए। आखिर आप अगर एक बात कहते हैं तो किस जाति को करनी सेना से खतरा है? नहीं, किसी भी जाति को करनी सेना से खतरा नहीं है, करनी सेना को भी किसी जाति से खतरा नहीं है। पर अभी जाट राजपूत के नाम पे पिछले 2-3 दिन से यहाँ विध्वंस चल रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि भावुकतावश अगर सुखदेव सिंह जी की पत्नी ने 35 कौम बोल दिया तो लोग इस बात को उठा रहे हैं, देखो ये जाति के खिलाफ अभी भी इनके पति की हत्या हो गई, फिर भी ये महिला कैसे बोल रही। जो महिला अपने पति को जिसने खो दिया है, वो उसको तो मालूम भी नहीं है, बेचारी महिला को उसका सब कुछ चला गया है। अगर बोल भी दिया तो उसका सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं थी। और इस तरीके के आपस में टिप्पणियां करने की जरूरत नहीं है। अनगल टिप्पणियां समाज के खिलाफ आपस में करी जा रही है। मुझे लगता है सबको वैमनस्यता बुलाकर, जो अपराधी है, क्योंकि राजू ठेठ जाट था, उसको भी इसी गैंग ने मारा। अनंतपाल सुखदेव सिंह राजपूत था, उनको भी इसी गैंग ने मारा। तो आपका दुश्मन तो एक है, फिर आप आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आपको तो आपस में ताकत बन के खड़ा होना चाहिए पूरे प्रदेश में, सभी कौमों के एक होकर, कि इस तरीके की घटना राजस्थान में नहीं हो। राजस्थान पुराना जो यूपी था, एक अपराध का गढ़ था, वैसा नहीं बन जाए। अभी का यूपी जो अपराध मुक्त है, कहीं ना कहीं योगी जी ने किया। इसी तरीके कोई सीएम का चेहरा है, और इसी तरीके से वो अपराधियों से लड़े, अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब मिले, बाकायदा उनको गोली का मतलब गोली हो। वो किसी को गोली मार रहे हैं तो उनके भी गोली ही पड़े। उनका यहाँ बिरयानी खिलाकर स्वागत नहीं हो, कोई जमाई नहीं है अपने गांव के, तो उनका स्वागत किया जाए। उनको बाकायदा इसका खामियाजा भुगतना पड़े उनके परिवार को, उनको। और जैसे वो कुड़खोरी है, वहां पे जो बुलडोजर चला है, जो यहाँ भी संपत्तियां कुड़खो ऐसे लोगों की जो अपराध के बिना पे जिन्होंने पैसा कमाया है।
तो उसके पीछे जो जी बिल्कुल, लेकिन एक सवाल यहाँ पर लोगों के मन में भी उठ रहा होगा, आप जो है वो श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष हैं, सुखदेव जी जो थे वो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष थे। दोनों में पहला सवाल तो ये कि अंतर क्या है और क्या सुखदेव जी जाते जाते दोनों को एक कर गए? देखिए, जहां जहां समाज की बात आई हम लोग एक मंच में मिले हैं आज तक। और श्री राजपूत करनी सेना 2006 में कालू साहब ने बनाई थी, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना 2015 में सुखदेव सिंह जी ने बनाई थी। सुखदेव सिंह जी पहले श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष है। किन्हीं कारणों से चाहे वो वैचारिक मतभेद हो, कुछ भी है, वैचारिक मतभेद चलते रहते हैं, मनभेद कभी नहीं था। उन्होंने अपनी एक करनी सेना बनाई जिसका नाम राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना रखा। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके, मैं श्री राजपूत करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। एक ही पेड़ की दो शाखाएं हैं, ये आप समझ लीजिए, पहला मैं बताऊं। और जो मुद्दे, जिन मुद्दों पे, इतिहास पे या किसी भी सामाजिक कोई भी कोई कुरीतियां थी उन पे, वो भी उन्हीं पे काम करते थे, हम भी उन्हीं पे काम करते थे। हम करनी सेना कालू साहब के नेतृत्व में चलाते थे, वो खुद उसके मुखिया थे। अभी कालू साहब पिछले 4 महीने पहले शांत हो गए, उनका निधन हो गया। तब से अभी कालू साहब का जो चार्ज है वो किसी के पास नहीं है, केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं। और कभी भी भाइयों को किसी को जरूरत पड़ी है, हम लोग आपस में साथ रहे हैं, ऐसा नहीं। मेरी बात भी हमेशा उनसे होती रहती थी। अभी 10 तारीख के प्रोग्राम के बाद करनी सेनाओं को एक होने का भी एक मुद्दा जो आपने बोला वो था कि हम लोग एक होके काम करेंगे। 11 तारीख को हमारी मीटिंग आपस में होनी थी। उनके वहीं से 15 दिन पहले मुझे फोन आया कि हम लोग क्यों न अब एक हो जाए, कालू साहब अब चले गए हैं, अपने ऊपर वो हाथ नहीं है। तो करनी सेनाएं भी एक हो रही थी, कहीं न कहीं एकजुटता का एक मैसेज भी वो देने में थे, मैं भी उसमें सहमत था। पर ये भाई की इच्छा मुझे लगता है अधूरी रह गई। पर आने वाले दिनों में सभी संस्थाएं करनी सेना के नाम की मुझे लगता है एक प्लेटफॉर्म पे आएगी। और जहां तक मैं विश्वास रखता हूं, समाज को एक ही करनी सेना मिलेगी, ये 20 करनी सेना 5 करनी सेना नहीं मिलेगी। और एकजुटता के साथ समाज का हम लोग जितना सामाजिक कार्य कर सकते हैं, समाज के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं, समाज की कुरीतियों के खिलाफ क्या कर सकते हैं, हम लोग करेंगे। बिल्कुल चले गए हैं, लेकिन श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का जो दायित्व है, जो उनकी विरासत है, वो कौन संभालेगा? और जब शीला शेखावत जो उनकी धर्मपत्नी है, उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस विरासत को वो आगे लेकर के जाएंगी। देखो, अभी 12 दिन तक जब एक हमारे हिंदू रीति रिवाज में जो होता है, इस तरीके का प्रश्न मैं न तो उनसे पूछ सकता हूं और न मुझे लगता है ये सही समय है। एक बार 12 दिन होने के बाद, 12वें के बाद शीला भाभी साहब से भी बात करी जाएगी। वो भी हमारे समाज के अंग हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की थी, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की। और अगर ऐसा होगा कि हम लोग बैठ के मिलजुल कर एक रणनीति बनाएं, एक करनी सेना को एक करें, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। न पहले सुखदेव सिंह जी के साथ काम करने में आपत्ति थी, न इनके साथ काम करने में आपत्ति है। हमें तो एक अच्छी बात है कि एक समाज की महिला जो कहीं न कहीं अबला नहीं होके सबला है और अपनी लड़ाई लड़ने की बात करती है, तो मुझे लगता है ऐसी महिलाओं को आगे आना चाहिए, अपनी संस्था को बाकायदा संभालना चाहिए, क्योंकि वो उनके पति की विरासत है, उनके बाकायदा वो उन्हीं का अधिकार उस पर बनता है। जो भी उनका रहेगा संदेश, जो भी उनका जो आदेश रहेगा, हम लोग मानेंगे बाकायदा। और मैं तो इसको बाकायदा इस पे बात भी करूंगा। पर अभी 12 दिन तक मुझे लगता नहीं ऐसी बात मुझे करनी चाहिए। और 72 घंटे बाद भी जब जो मामला, जो स्टेप शीला शेखावत जी उठाएंगे, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि जो धरना भी अगर उठाया गया, धरने में अगर 72 घंटे का अल्टीमेटम है, पूरे थाने को जो निरस्त किया गया, सस्पेंड किया गया, वो भी उन्होंने लिखित में लिया। क्योंकि पहले जो समझौता हुआ था उसमें लिखित में नहीं था, तो वो नहीं माने और उन्होंने बोला कि साहब मैं नहीं मान रही, मैं तो धरना चालू रखूंगी। फिर लोगों ने बोला भाई ये समझौता गलत है, ये जो भी है, मैं नहीं मानता। क्योंकि जिस महिला का पति गया, उन्होंने जो समझौता किया तो सोच समझ के किया होगा। और दूसरी बात, किसी भी शव का अंत्येष्टि समय पे हो जाए, उसकी दुर्गति नहीं हो, तो मुझे वो सबसे बढ़िया पहला काम तो वही था कि उन्होंने जो स्टेप उठाया, मुझे लगता है वो सही है। क्योंकि शव अगर 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन धरना चलता, तो शव कितना गल जाता है, उसमें
दुर्गंध आने लग जाती है, कितना उसकी ऑर्गन्स उसके खत्म हो जाते हैं अंदर से। तो मैं नहीं चाहता किसी भी व्यक्ति के मृत शरीर को इस तरीके से हम प्रताड़ित करें बाद में, मरने के बाद भी। तो उनका स्टेप सही था। 72 घंटे बाद अगर जो ताकत है राजपूत समाज में, तो वो तो 72 घंटे बाद भी नजर आ जाएगी। भूले थोड़ी है लोग। अपनी अलग करनी सेना बनाई, लेकिन आपका उनका जो रिश्ता है वो कैसा था? आखिरी बार कब बातचीत हुई थी? मेरी आखिरी बार अभी 29 अक्टूबर को एक जन स्वाभिमान मंच का एक प्रोग्राम था अजमेर में। हम लोग एक ही मंच पे थे। उस दिन हम लोग मिले थे। हम लोग आपस में आराम से वहाँ हमने आपस में यही बातें करी कि अब इसके बाद अपने को अपनी संस्थाओं को एक कैसे करें। ये चर्चा इसी तभी चली थी। उसके बाद 15 दिन पहले उनके ही एक जानकार है, उनका मेरे पास फोन आया और कि आपका दिल्ली से कब आ रहे हो? उनका मैं 11 तारीख को दिल्ली से आऊंगा। कि दिल्ली से आते हैं अपन मीटिंग करते हैं, तो सुखदेव जी और अपन बैठ के मीटिंग करके इसको एक कैसे कर सकते हैं उसमें हम लोग आपस में बात करेंगे। इसका जल्दी से जल्दी अपन एकजुटता का मैसेज पूरे भारत में अपन लोग दें। तो मैं उसके लिए एग्री था। उनका कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो इन दिनों में वो खुद भी ये चाहते थे, क्योंकि इतने साल हो गए उनको भी ये करते हुए कि अब 2-3 संस्थाएं एक ही नाम की हो, तो उससे क्या फिर लोग भ्रमित भी होते हैं, लोग टूटते भी हैं। तो हम लोग नहीं चाह रहे थे कि एक ही शक्ति को 5 जगह बांटा जाए। और ये जो बचावा काम है उनका, मुझे लगता है कि उनकी वाइफ के द्वारा हम लोग आगे बढ़ाएंगे, करेंगे। और चाहते हैं कि समाज एकजुटता से दिखे। समाज, अगर मुझे तो जहां तक लगता है अगर करनी से ना एक होती तो किसी की औकात भी नहीं होती उनके आगे एक पहुंचते। ये कहीं ना कहीं कमजोरी भी हमारे आपस में 2-3 जगह बंटने के कारण से हुई है। नहीं तो किसी की माई के लाल की औकात नहीं कि करने से ना एक और सुखदेव सिंह पे अटैक कर दे और उनकी हत्या कर दे। आज से पहले तो नहीं हुआ था, पर अब जो भी है भगवान को यही मंजूर था। हम ज्यादा क्या करें, पर उसका मलाल हमें रहेगा। लगातार धमकी जो है उन्हें मिल रही है और शायद हमला भी हो सकता है, क्योंकि लगातार वो इस बात का जिक्र करते रहे थे। आगरा में भी आंदोलन हुआ था इस बात को लेकर के। पूरे राजस्थान में खूब जगह जिला स्तर पर धरने दिए गए इनकी सिक्योरिटी को लेकर। महिलाएं सड़कों पे उतरी थी जयपुर में, तो कई लोगों ने बोला कि अपनी सिक्योरिटी को लेकर महिलाओं को क्यों सड़कों पे उतार रहे हो। जबकि महिलाएं, आप देखिए, राजपूत समाज की सैकड़ों हजारों महिलाओं ने स्टेटस डाल रखा था जब इनकी हत्या हुई। तो वो महिलाओं के प्रति, महिलाओं के सम्मान के लिए वो हमेशा लड़े। तो ये वो महिलाओं के उनके प्रति सम्मान था कि महिलाएं बिना बोले उनके केवल एक आह्वान पे सड़कों पे आई कि सुखदेव सिंह जी को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। फिर भी इनको नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है, कहीं ना कहीं मिली भगत है, कहीं ना कहीं सरकार। एक एसपी साहब ने तो यहां तक बोला, जो मुझे कल मालूम चला, उनका एक स्टेटमेंट आया कि अपराधी को काहे की सिक्योरिटी, क्योंकि उनका पुराना बैकग्राउंड थोड़ा उनपे 2-4-5 मुकदमे ऐसे लगे हुए थे। पुराना किस व्यवस्था के तहत या किस परिस्थितियों में मेरे मुकदमे लगे, किसी के मुकदमे लगे, उनको अपराध से जोड़कर मुझे लगता नहीं देखना चाहिए। और पिछले 10-15 साल से वो सामाजिक उसमें सेवा में थे, उनके एक भी मुकदमा 15 सालों में नहीं लगा। और पुराने मुकदमों का जिक्र करके अगर कोई एसपी साहब ये बोलते हैं कि कोई अपराधी को हम लोग क्यों सिक्योरिटी दे, तो मुझे लगता है वो घृणित मानसिकता है उन एसपी साहब की। क्योंकि ज्यादातर आपके जो नेता विधानसभा में बैठे हुए हैं, 30-40% विधायकों पे आपराधिक मुकदमे दर्ज है। फिर तो वो भी अपराधी है, फिर उनकी सिक्योरिटी के लिए तुम लोग क्यों खड़े होते हो? कई सारे मंत्री ऐसे हैं जिन पे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए क्यों फिर पुलिस एस्कॉर्ट करती है, उनके पीछे आगे पीछे गनमैन रहता है? तो ये एक समाज का, नेशनल स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको अगर जरूरत है तो मुझे लगता है कि प्रशासन को इसको सीरियस लेना चाहिए था और कहीं ना कहीं उनको सिक्योरिटी उपलब्ध करवानी चाहिए थी, तो आज हमारे बीच में होते। बिल्कुल महिपाल जी, आपने आपराधिक मामलों का जिक्र किया। हालांकि ये वो वक्त नहीं है जब हम इस तरह की बात करें किसी के जाने के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं लोकेंद्र सिंह तालवी के साथ उनके जो वैचारिक मतभेद थे इसी बात को लेकर के थे। लोकेंद्र सिंह जी कालवी ही उनको करनी सेना में लेके आने वाले थे। वैचारिक मतभेद क्यों रहे, कैसे रहे, मैं इसका तो, क्योंकि मैं उस टाइम मैं अध्यक्ष नहीं था, मुझे अध्यक्ष, मैं पहले प्रदेश अध्यक्ष था, मैं हटा था तभी वो बने थे।
उस टाइम मैं करणी सेना में था भी नहीं, मैं केवल एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे था। तो वो 12-13 महीने कालवी साहब के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे रहे, तो मुझे इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है। पर मैंने जहां तक सुना है ऐसा कोई मतभेद वाला मामला नहीं था। बस वो केवल करणी सेना को अपने तरीके से चलाना चाहते थे और कालवी साहब करणी सेना को अपने तरीके से चलाना चाहते थे। इससे ज्यादा मतभेद उनके बीच में नहीं था। वो चाहते थे कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर करणी सेना को लेके जाऊं, जबकि कालवी साहब की सोच थी कि हम राजस्थान में इसको सशक्त तरीके से चलाएं। ये एक बड़ा आपस में एक उलझन भरा मामला था, क्योंकि उनका मानना था कि पूरे देश के राजपूत समाज को करणी सेना की जरूरत है, और उनके रहते प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 2-3 जगह करणी सेना का गठन उन्होंने किया था, क्योंकि वो खुद प्रदेश अध्यक्ष थे। फिर भी उन्होंने करणी सेना का गठन बंबई में किया, सूरत में किया, अपने चेन्नई में किया, 2-3 जगह किया। तो फिर वो मतभेद कहीं ना कहीं फिर बढ़ते गए कि नहीं, करणी सेना राजस्थान के अलावा बाहर नहीं जाएगी या राजस्थान में ही रहेगी। तो वो मतभेद ज्यादा बढ़े। फिर उन्होंने अपने स्तर की एक सामाजिक संस्था बनाई जिसका नाम राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना रखा, और पूरे राष्ट्र में इसका गठन किया। वो एक अलग बात है कि ये ज्यादा तब फैली जब श्री राजपूत करणी सेना ने एक पद्मावत में भंसाली कांड किया था। भंसाली को जब भंसाली की पिटाई हुई तो श्री राजपूत करणी सेना की जो द्वारा किया गया काम था, तो फिर वो राष्ट्रीय करणी सेना भी राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो गई और श्री राजपूत करणी सेना भी राष्ट्रीय स्तर पर चली गई। तब दोनों करणी सेनाएं 2015 में ये राष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध लेवल पे गई। फिर 24-25 राज्यों में ये लोग अभी ये करणी सेना है। तो वो बंसाली के कांड के बाद है। ये चाहते थे राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना, पर जो फेमस हुई करणी सेना वो बंसाली के कांड के बाद हुई, पद्मावत फिल्म के बाद हुई। अब महिपाल जी, चूंकि लोग जैसे काफी तो इस दुनिया में नहीं है, आपका क्या पक्ष है कि करणी सेना को राजस्थान में ही रहना चाहिए या राष्ट्रव्यापी स्तर पर उसे फैलना चाहिए, उसका विस्तार नहीं, अभी तो मैंने बोला ना आपको, 2015 से राष्ट्रव्यापी ही है करणी सेना। और उस टाइम 2015 भंसाली कांड के बाद कालवी साहब को भी समझ में आ गया था कि अब पूरे नेशनल स्तर पर करणी सेना को ले जाने में कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है, ज्यादा जोर आजमाइश भी नहीं होगी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक जगह से फिर फोन आने लग गए थे कि हमारे यहाँ भी गठन करो, हमारे यहाँ भी गठन करो। तो अभी 24 राज्यों में श्री राजपूत करणी सेना भी है, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना भी है। तो ज्यादातर राज्यों में हर जगह हम लोग हैं, चाहे वो 2 धड़े में हो पर है। और वो 2 धड़े जो राजपूतों के हुए हैं उनको एक करने का काम अब हमारा जल्द ही रहेगा, जो खुद सुखदेव सिंह जी का एक सपना था, जो मेरा खुद का एक बाकायदा एक विचार है कि इनको एक होना चाहिए, जो इन फ्यूचर हम लोग जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आपकी कई लोगों से बातचीत भी हुई होगी और उस दिन क्या कुछ घटित हुआ था वो आपको भी पता होगा। 2 गनर जो थे वो छुट्टी पे थे और जो 2-3 लोग आए थे उनकी तलाशी नहीं हुई और उनको अंदर जाने दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, जबकि लगातार धमकी मिल रही थी और किसी भी व्यक्ति को सुखदेव सिंह गोगावली बिना जांच के अंदर नहीं आने देते थे? ओह, एक नवीन सिंह करके एक जो लड़का जो उनके सुखदेव सिंह जी के साथ उनकी जो उसकी हत्या हुई, वो सुखदेव सिंह जी के कहीं ना कहीं पुराना टच में था, और उसने 2-3 फोन भी इधर उधर से करवाए कि हमें मिलना है, और कोई मामला है, कोई स्कूल का पता नहीं, जैसा मुझे बताया गया, और उसमें कोई मान्यता का मामला है, आप फोन करेंगे तो हो जाएगा और आप हमारे भाई हैं, और इस तरीके से। और बाहर से 2 लोग आए हुए हैं, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। और जब अपना आदमी कोई फोन करता है और अपना बन के करता है, तो मैं कितना भी सिक्योरिटी में रहूं तो मैं फिर मेरे लोगों का क्यों वो चेकिंग कराऊंगा। तो अगर उन्होंने घर में बुलाया है, बिना उनको चेक करके बुलवाया है, तो कहीं ना कहीं उन पे विश्वास था उनका। वो जो नवीन लड़का जो शेखावत जो खुद उसकी हत्या हो गई और उन्हें हत्यारों ने उसकी हत्या कर दी, किसी और को मारने की जरूरत नहीं पड़ी, वही उसको लेके आया था उन दोनों को। और क्यों लेके आया, कैसे लेके आया, वो अब मर गया तो अब कैसे मालूम चले। केवल यही बोलूंगा कि अगर उसका भी हाथ था तो उसकी सजा उसको मिल गई है, और उसका हाथ नहीं था, अगर वो ऐसे ही बहकाव में आके वो लिया है, उसको खुद को नहीं मालूम होगा, तो भी ये गलत था कि आप किन व्यक्तियों को किस व्यक्ति से मिला रहे, आपको खुद को नहीं मालूम तो आपको नहीं उठाना चाहिए ऐसा कदम। आप खुद अपनी जान से हाथ दो बैठे, और जो समाज का राष्ट्रीय स्तर का नेता था उसको आपने मरवा दिया, तो ये गलत बात है। अगर मेरे पास कोई मेरा जानकार है तो मुझे आपके चैनल के माध्यम से, आज तक के माध्यम से, राजस्थान तक के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ, कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति जो मुझे नहीं जानता और मेरे से परिचित नहीं है, मेरा कोई जानकार
मिलाने मुझे ला रहा है, तो इस तरीके का कार्य आपस में आइंदा से किसी भी नेता के पास ना करें। उसको उसका जान का खतरा आप लोग कर दोगे और आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आपने किया क्या है। और आज पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में उबाल है केवल इस कारण से, क्योंकि एक जानकार व्यक्ति 2 हत्यारों को अपने साथ किया, और एक व्यक्ति को नहीं, एक पूरे समाज के, एक पूरे धड़े को, एक पूरे युवाओं के एक आइकन को आपने समाज से विहीन का, समाज से आपने उसको मिटवा दिया समाज से। अब वो समाज में नहीं रहे, हमारे बीच में नहीं रहे, तो ऐसा काम किसी को करना नहीं चाहिए। महिपाल जी, इसमें आनंद पाल गैंग की बड़ा सवाल दोबारा से एक बार खड़ा हो गया है। जब राजू ठेठ की हत्या हुई थी तब भी आनंद पाल गैंग का नाम आया था। अब जब सुखदेव सिंह बोगाबेड़ी जी की हत्या हुई है तब भी नाम आया है। हालांकि इस पूरे हमले की जो जिम्मेदारी है वो रोहित गोदारा नाम के शख्स ने ली है। चीनू ने भी कहा कि सुखदेव सिंह तो हमारे काकोसा थे। आखिर ये नाम क्यों आया, आपको क्या लगता है? देखो, मीडिया ट्रायल अगर किसी भी कांड का होगा तो इस तरीके का उपचुप मामला चलेगा। कोई पत्रकार ने लिख दिया कि इसके पीछे वो भी हो सकते हैं तो हो सकते हैं या है, दोनों में काफी अंतर है। और आनंद पाल इनकाउंटर में सुखदेव सिंह ने कितना साथ दिया पूरा देश जानता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल इतना बोलना चाहूंगा, बिना जानकारी के किसी भी व्यक्ति को किसी के खिलाफ लिखने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। आप आनंद पाल इनकाउंटर के बाद आनंद पाल गैंग तो कुछ रही नहीं। आनंद पाल के भाई जो मनजीत सिंह जी हैं वो तो खुद सुखदेव सिंह जी के साथ खड़े हैं, और अगर ऐसा होता तो वो साथ खड़े नहीं होते, वो खुद अपराध की दुनिया से काफी दूर है। तो अब आनंद पाल गैंग का देखो, वो तो उन्होंने सही किया जो वीडियो जारी करके अपनी बात को समाज के सामने रखा। और जिस तरीके से चीनू ने बोला कि मेरे तो काका मतलब अंकल के बराबर थे, मेरे पिता के भाई के बराबर थे, और उन्होंने मेरे पिता की लड़ाई लड़ी, तो मुझे लगता नहीं उसने गलत किया है। पर अगर एनआईए अगर जांच करिए तो ऐसा कोई लिंक होगा, तो एनआईए, भाई मैं और आप इस पे कुछ नहीं बोल सकते। एनआईए इसीलिए हम लोगों ने दिया है कि ऐसा कुछ कोई भी एंगल हो तो उसकी जांच हो। और चीनू वाली बात में मुझे ज्यादा सत्यता नजर नहीं आती। चीनू या आनंद पाल के जो अब कोई बचे हैं जो उनकी गैंग से जुड़े हुए थे, मुझे लगता नहीं कि वो सुखदेव सिंह पे अटैक कराने की सोच भी सकते हैं। सुखदेव सिंह ने उनके लिए जो भगवान थे आनंद पाल सिंह जी, उनकी लड़ाई उन्होंने लड़ी, उन पे मुकदमे दर्ज है, सीबीआई के मुकदमे दर्ज थे, तो वो ऐसा काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर सपना सोनी को लेकर के भी है, क्योंकि लगातार वो भी सामने आ रही है मीडिया के सामने, और फिलहाल घटना के वक्त वो उसी घर में मौजूद थी, लगातार सारी चीजें देखा करती थी, और ये भी वो कह रही है क्या करेगी उनके सुखदेव सिंह बोगाबेड़ी के साथ ऐसा क्यों हुआ। देखिए, ऐसा उसके ऊपर मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग जो जुड़े में हैं वो शीला शेखावत जी से जुड़े हैं, क्योंकि वो राजपूत समाज की भी थी। हमेशा अगर पत्नी के तौर पे अगर कहीं आज तक परिचय किसी का हुआ है तो शीला शेखावत का हुआ है। सपना सोनी वहां थी इसका भी मुझे मालूम नहीं है, और वो साथ रह रही थी इसका भी मुझे ज्यादा अंदाजा नहीं है। पर अगर वो बोल रही है तो होंगी, मुझे नहीं मालूम। पर अब वो उनके पारिवारिक मामले में मुझे लगता नहीं मुझे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी उनके ऊपर करनी चाहिए। बिल्कुल पारिवारिक मामलों में हम भी नहीं कोई टिप्पणी करना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं शक की सुई ऐसे घूम रही है, क्योंकि शीला जी की हालत हम देख पा रहे हैं, लेकिन सपना सोनी जिस तरह से मीडिया के सामने आ रही है, एक शिकन नहीं है। कोई व्यक्ति अगर किसी घटना के वक्त मौजूद होता है और इस तरह की घटना, इस तरह की गोलीबारी की आवाज उन्होंने सुनी होगी, तो व्यक्ति थोड़ा लेकिन वो आप अपना भाई उनके चेहरे पर दिखा नहीं, तो आपको लगता है कि कहीं भूमिका में वो भी हो सकती है। इतना न तो मैं सपना सोनी जी से कभी मिला हूँ, न मुझे इस चीज का इतना अंदाजा है कि उनका किस तरीके का रिश्ता सुखदेव सिंह जी से रहा है।
और अगर वो बोल रही है कि पत्नी का रिश्ता था तो मुझे इसका आइडिया नहीं है कि इस पे किसी पत्नी को अपने पति के गुजर जाने के बाद किस तरीके का रिएक्शन देना चाहिए। क्योंकि एक तरफ आप बोल रही हैं कि शीला शेखावत जो रिएक्शन दे रही है, एक तरफ बोल रहे हैं कि आप सपना सोनी का रिएक्शन अलग है। तो मुझे लगता नहीं किसी ने अपने पति को खोया और वो आके मीडिया में इस तरीके के इंटरव्यू या बयान दे तो कहीं से भी उचित मुझे लगता नहीं है। और अगर दे रही है तो वो उनका पर्सनली उनका कुछ है, तो मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये भी है महिपाल जी, जब ये पूरा प्रकरण हुआ था, पद्मावत फिल्म आई थी और संजय लीला भंसाली के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन हुआ था, आप भी उस मामले में थे, आपने भी थप्पड़ मारा था? नहीं, ऐसा है, वो लीडरशिप मैं जरूर कर रहा था और थप्पड़ हमारे बीच के 2-3 युवा थे, उन्होंने मारा। तो 2-3 घंटे बिठा के मैंने जरूर उसको रखा, क्योंकि वहां से सब लोग थप्पड़ जो भी ये हुआ हादसा, उसके बाद सब लोग चले गए थे वहां से। हम 5-7-10 लोगों ने जिम्मेदारी के तौर पे हम लोग वहां बैठे, भाई जिम्मेदारी हमें लेनी है कि हमने ये काम किया है, हम भागे क्यों जब गलत काम नहीं किया। और मेरी लीडरशिप में वो सब लोग गए थे और 2-2.5 घंटे भंसाली के साथ हम लोगों ने बैठ के वहां वार्ता करी। भंसाली को बिठा के हमने रखा कि जब यहाँ से तब जाने देंगे जब आप यहाँ में लिखित में देंगे। और ये काफी कम लोग जानते हैं, क्योंकि मैंने भी आज तक जो मंच है, सामाजिक मंच है, मैंने कभी इस चीज का ज्यादा जिक्र नहीं किया कि मैंने किया। मैंने हमेशा ये श्रेय जो भी लोग गए थे उनको दिया है कि समाज के जो भी मेरे साथ गए उनके द्वारा ये किया गया है। और रही ये बहन बेटी के ऊपर अगर उनके स्वाभिमान पे कोई कीचड़ उछालेगा तो इस तरीके का स्टेप हम लोग ज्यादातर नहीं उठाते, पर हमें उठाना पड़ा मजबूरी में, जो भी आप जैसे भी समझ सकते हैं। पर महिला के सम्मान के लिए अगर हम 2 थप्पड़ भी नहीं मार सकते तो मुझे लगता नहीं कि फिर इतिहास हमारा होगा जो तलवार से लिखा हुआ है। तो क्या उस प्रदर्शन में सुखदेव सिंह गोगामेडी भी आपके साथ थे? मतलब अगर करनी सेना की बात की जाए, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना और राजपूत करनी सेना दोनों मिलकर के प्रदर्शन कर रही थी। पूरे देश की ऐसी कोई संस्था नहीं थी उस प्रकरण में जो साथ नहीं थी। सुखदेव सिंह जी भी साथ थे और देश की हर संस्था, जितने भी क्षत्रिय महासभाएं हैं, कोई और संस्थाएं हैं, सब के सब ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। जैसे अभी सुखदेव सिंह जी के मर्डर केस में पूरी देश की हर संस्था साथ है, वैसे ही उस टाइम भी हर संस्था साथ थी। ऐसे नहीं कि अकेले हम लोग ही लड़ रहे थे। पता ही नहीं कहां कौन लड़ रहा है, हमें मालूम ही नहीं था। जहां करनी सेना का मैंने बोला ना, श्री राजपूत करनी सेना का उससे पहले तो गठन ही नहीं हुआ था। तो फिर अगर दिल्ली में कोई लड़ रहा है, बंबई में कोई लड़ रहा है, तो वो आम राजपूत था, वो राजपूत समाज की संस्था थी जो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ थी कि गलत तरीके से हमारी महिलाओं को आप प्रदर्शित नहीं कर सकते। और हर एक व्यक्ति लड़ा, उसमें सुखदेव सिंह जी भी बराबर हर जगह वो खड़े रहे। बिल्कुल, वो साथ खड़े हुए थे। अब चूंकि हमारे बीच में नहीं है और अल्टीमेटम का जो समय है वो भी पूरा होने वाला है, आप कह रहे हैं कि रामलीला मैदान में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, इसकी रणनीति क्या रहेगी और साथ ही साथ क्या बंद का ऐलान भी किया जाएगा? हो सकता है देश पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बंद का हम लोग ऐलान करें, पर ऐलान हम यहाँ से नहीं करना चाह रहे। ऐलान हम लोग वहां खुद सुखदेव सिंह जी के परिवार जो भी डिसीजन लेगा हम वहां से करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम इसमें आगे होकर वो उनसे अधिकार छीन ले जो उनके परिवार का है। कोई भी डिसीजन का जो पावर है, अधिकार है, उनके परिवार का है। हम लोग इसमें नेतागिरी नहीं करना चाह रहे, हम लोग इसमें राजनीति नहीं करना चाह रहे, हम लोग कोई भी तरीके का षड्यंत्र इसमें कोई भी हो हम लोग नहीं चाहते कि इसमें हो। हम लोग चाहते हैं कि उसका परिवार अगवा रहे, उनका परिवार ये डिसीजन ले कि उनको क्या करना है। धरना भी अगर हटाया तो उनके भाई ने और उनकी वाइफ ने हटाया, और आगे का डिसीजन भी वही लोग लेंगे। हम लोग उनके साथ है, तन मन धन से, जैसा वो कहेंगे आदेश करेंगे वैसा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर भी हम आपको बता देते हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार जो है वो किया गया है और उस अभियुक्त का नाम है रामवीर, नाम है तेज गया है। तो अब लगातार इस मामले में महिपाल जी, पुलिस अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन अपराधी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। देखिए, अगर एक अपराधी अगर पकड़ा गया तो मैं प्रशासन पे हमें विश्वास है अभी तक, क्योंकि जो वहां के सीपी थे, कमिश्नर थे पुलिस के, उन्होंने एक बात बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली कि आप मेरे पे विश्वास रखिए,
अगर अपराधी पकड़े नहीं जाए तो मैं मेरा नाक काट लूंगा। तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने इतनी बड़ी बात बोलना एक अधिकारी के लिए बहुत बड़ी बात है। और जहां तक वहां के सीपी की बात है जयपुर के, तो जो भी अधिकारी आज तक मुझे मिला उन्होंने एक बात जरूर बोली कि आज तक का सबसे ईमानदार और सबसे वो एक तटस्थ व्यक्ति है जो ये यहाँ के कमिश्नर हैं जयपुर के, जो कोई बात की अगर उन्होंने गारंटी दी है तो वो करेंगे ही। वो कोई पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा नहीं लेते हैं, वो उस प्रेशर में नहीं आते। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अपराधी कौन है कौन नहीं है, कोई उसको बचाना चाह रहा है क्या, उनके लिए अपराधी अपराधी है और वो सलाखों तक पहुंचाएंगे। तो ये अच्छी बात है कि ऐसे अधिकारी हाँ बढ़ रहे हैं और ऐसे अधिकारियों के पास ये केस है, मुकदमा है। तो मुझे लगता है कि 72 घंटे से पहले पकड़े जाएं तो समाज की एक इन्होंने जो हमें विश्वास दिलाया वो भी हमारा एक भरोसा कायम रहे प्रशासन पर, और हम भी समाज को ये बोल पाए कि जो शीला शेखावत जी ने डिसीजन लिया है वो सही था और उनका अंतिम संस्कार भी समय पे हो गया। तो एक शव की दुर्गति जो होनी थी वो नहीं हुई और एक सब चीजें जो समाज के सामने एक जानी चाहिए वो बात एक अच्छा संदेश समाज के सामने जा सकता है। बिल्कुल महिपाल जी, लेकिन ये वो अपराधी है जिसने नितिन फौजी को जयपुर में वोटर अपने परिचित के आरोपी है, चाहे वो नितिन फौजी हो, रोहित राठौड़ हो, अभी भी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। डीडवाना कनेक्शन लेकिन अभी भी, क्योंकि आपने जो अल्टीमेटम दिया उसकी म्याद तो पूरी होने वाली है ना। हाँ, 1,00,000% 72 घंटे कल शाम को 9 बजे हो जाएंगे और परसों 11 तारीख को हम लोग भवानी निकेतन में, जैसा कि मुझे बताया गया है, वहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखना चाह रहे हैं और वहाँ बैठ के जो भी डिसीजन होगा कि हमें क्या करना है वो हमें मान्य होगा, हम लोग उसके ऊपर कार्य करेंगे। तो शुरुआत जयपुर से होगी या फिर आप दिल्ली में बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि दिल्ली में भी बड़ा आंदोलन करना पड़ सकता है। 1,00,000% दिल्ली में करना पड़ सकता है। कल जो भी लोग आएंगे, जितने भी लोग आएंगे, 5,000 आएंगे, 50,000 आएंगे, 5 लाख आएंगे, मैं सबसे यही विनती करूंगा और सबसे यही मैं विश्वास में लेकर मैं उनसे बात करूंगा कि अगर वापस से आना पड़े तो आपको 2-5 दिन में वापस से हम लोग सीधा आंदोलन के तौर पे हम लोग उनको बुलाने के लिए निमंत्रण देंगे और बाकायदा भाई को न्याय मिले उसके लिए हम लोग खड़े रहेंगे। ये बात हम कल रुकूंगा। जी बिल्कुल, लेकिन एक चीज यहाँ पर ये है महिपाल जी कि जो आंदोलन उस वक्त हुआ था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उग्र रूप उसने ले लिया था। आगे भी क्या इसी तरह की रणनीति है या शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जो है वो किया जाएगा, क्योंकि कई जगह पर शांति दिखी लेकिन कई जगह पर उग्रवाद भी दिखा। मेरी नजर में तो ऐसा अभी कोई नहीं आया कि जहाँ पे ज्यादा कुछ ऐसा कोई तोड़ फोड़ या कुछ हुआ होगा। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर राजस्थान पूरा शांतिपूर्वक बन रहा एज पर प्रशासन, क्योंकि जब धरना 10 बजे खत्म हुआ, 10:30 बजे, तब वहाँ कई एसपी साहब बैठे हुए थे, वहाँ जो सीपी थे, मैंने उनको पूछा कहाँ से कोई खबर है ऐसे जो जहाँ पे कोई ज्यादा कुछ हुआ हो, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, 1-2 जगह कोई छुटपुट घटनाएं हुई है तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब राजस्थान बंद की कोई इतना बड़ा कॉल आए वो उसमें 2-4 जगह अगर छुटपुट घटनाएं हो जाए तो उसको फिर ज्यादा पे नहीं देखा जाता। लगातार आपने भी बातचीत की होगी महिपाल जी, लोगों से भी बातचीत हुई होगी और जो सुखदेव सिंह भूपापेड़ी जी के साथ जो लोग रहते थे उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी। लगातार लोग जो है वो वजह जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी कत्ल की वजह क्या रही होगी। आपको क्या लगता है कि ये वसूली थी या फिर गैंगवॉर था? देखिए, तो शूटर पकड़े जाएं, अपराधी पकड़े जाएं तभी कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा सुखदेव जी के टच में नहीं था कि मुझे इन चीजों के बारे में नॉलेज हो कि उनकी किनसे दुश्मनी है या किनसे उनका कोई झगड़ा चल रहा है। इतना नॉलेज मुझे नहीं है। जैसा मुझे मालूम चला है कि ये जो गैंग थी वो क्यों उनको मारना चाह रही थी, वो सबसे बड़ी बात है। वो राजपूत समाज का लीडर है, राजपूत समाज की बात मुखरता से रखते हैं, तो वो उनको कहीं ना कहीं खटक रहा था कि इस तरीके का लीडर। अब सिद्धू मूसेवाला से उनका कोई झगड़ा नहीं था और वो अपने गाने इस तरीके के गाता था कि उनको यूं वो लग गया कि नहीं ये गलत गाने गा रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। वो ये कम समय में इतने फेमस हो गया वो सिद्धू मूसेवाला। इसी तरीके से सुखदेव सिंह भी कम समय में पूरे देश में इस लेवल पे फेमस हो गए। तो ये लोग तो अब लोगों को टेरराइज करने के लिए ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो फेमस हो
और उनको कहीं ना कहीं उनकी हत्या से उनका कहीं ना कहीं काम चल रहा हो, जो रंगदारी का काम है, चाहे कोई भी लोगों को धमका के पैसा लेने का काम है, तो उस तरीके के कामों को कंटिन्यू रखने के लिए कहीं ना कहीं इनको ऐसे इस तरीके की घटनाओं का अंजाम देना पड़ता है। तो मुझे लगता है ज्यादातर यही मामला रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन एक चीज यहाँ पर ये है कि दो कारण जो है वो सामने आए हैं। एक कारण तो ये है कि एक बिजनेसमैन जो है उसको धमकी रोहित गोदारा के द्वारा दी जा रही थी और सुखदेव सिंह गोगाबेरी भी उस बीच में थे और उन्होंने भी मना कर दिया था कि वो पैसे नहीं देंगे। तो क्या उस बिजनेसमैन को बचाने के चलते ये सब हुआ, या फिर सुखदेव सिंह गोगाबेरी जिस तरह का काम कर रहे थे वो एक वजह रही होगी कि जो बिश्नोई गैंग है वो अपना आधिपत्य जो है वो स्थापित करना चाहती थी? इसका तो मुझे कोई खबर नहीं है कि कोई व्यापारी को लेकर ऐसा कुछ हुआ होगा। अगर हुआ भी होगा तो मुझे जानकारी नहीं है। और मुझे जहां तक लगता है राजपूत समाज की लीडरशिप को खत्म करने का, उनको दबाने का और राजपूत समाज के युवाओं को हतोत्साहित कैसे हो, उसका ये मामला मुझे जहां तक लगता है। और हम लोग जो भी है राजपूत समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, कहीं से भी ऐसी कोई भी घटना से जो निशाने पर, अब इसका तो कोई अंदाजा नहीं है कौन है निशाने पे। हो सकता है मैं ही हूँ, आपसे इंटरव्यू ले रहे हो और हो सकता है घंटे 2 घंटे बाद कोई हो जाए घटना, तो इसका कोई अंदाजा नहीं है। आपको भी धमकी मिल रही है? हाँ, धमकियां तो सामाजिक कार्यकर्ताओं को मिलती रहती है। मैं तो ज्यादातर अननोन फोन नहीं उठाता, और अगर मैं हर एक अननोन फोन उठाने लग जाऊं तो मुझे लगता है कि दिन में 2-5 धमकियां तो आ ही जाए मेरे पास। तो धमकियों का ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं, धमकी हर दिन आती है, क्योंकि हमें तो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे समाज के साथ जो इतिहास के साथ जो तोड़ मरोड़ हो रही है, इतिहास के साथ जो चोरी हो रही है, ऐतिहासिक पात्रों की जातियां बदली जा रही है, तो मैं मुखरता से इस बात को रखता रहता हूँ। तो हमें तो हर समाज की धमकी आती रहती है, कभी वो धमका रहा है, कभी ये धमका रहा है कि भैया तो ऐसे के बोल रहा है, हम तेरा ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मैं ज्यादा इस चीजों को सीरियस लेता नहीं हूँ, पर अब मुझे लगता है सीरियस लेने की जरूरत है, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति आजकल का युवा अपराध की तरफ इस तरीके से आकर्षित हो रहा है कि उनको लगता है कि अपराधी बनना बहुत गर्व की बात है, और किसी को भी गोली मार देना मुझे लगता है कि उनको लगता है कि बड़ा पुण्य का काम है। पर आदमी को आदमी मारे, इससे बुरा कोई काम है नहीं, इससे गंदा और घृणित कार्य इस धरती पे कोई नहीं है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको भी धमकी मिल रही है, सूरज पाल अबू भी कह रहे हैं उनको भी धमकी मिल रही है, और उनको तो बाकायदा मैसेज किया गया। आपको क्या कुछ ऐसा मैसेज भी आया? देखो, धमकी भरे फोन तो आते रहते हैं। मैंने कहा ना, मैं ज्यादा इन पे लोड लेता नहीं, और जिस गोली पे मेरा नाम लिखा होगा उसको कोई, मुझे लगता नहीं है कोई हटा पाएगा, चाहे कितने मेरे पास में चाहे सिक्योरिटी गार्ड खड़ी कर दी जाए, मेरा नाम की गोली मुझे ही लगेगी। जितना समय मेरे लिखा हुआ ऊपर वाले ने वही मैं भोगूंगा, उससे ज्यादा 1 सेकंड भी नहीं कर सकता। तो जो तय है वो तय है, उसमें किसी को वो परेशान होके मैं आने वाला जीवन मेरा खराब कर लूं, मैं टेंशन भरा जीवन जीऊं, मुझे लगता है वो करना। मैं राजपूत का जाया हूँ, शतरानी का जाया हूँ, और मुझे जहां तक जो तालीम मिली है, तो मुझे यही मिली है कि फ्री होके आराम से काम करो अपना, जो अपना समाज का काम करते रहो, बिना डर के करते रहो। जो होगा वो देखा जाएगा, जब कभी भी कोई ऐसा होगा 2-2 हाथ करेंगे। कोई जिक्र कर रहे हैं, अब यहाँ पर ही बहुत महंगाई है, बिश्नोई गैंग से है या कोई और लोग हैं? अब इसका तो बिश्नोई गैंग से तो मुझे लगता नहीं कोई धमकी मेरे पास आई है आज तक। मेरे पास तो मैं बोल रहा हूँ, इसका आइडेंटिफिकेशन तो मैं कैसे करूं किसके गैंग से आया, कौन है। पर ये है कि 7-8 बजे बाद रात को जो फोन आएंगे वो ज्यादातर धमकी भरे आएंगे, तो मैं भी ज्यादातर 10 बजे बाद फोन। को तो पता था उनको धमकी कहाँ से आ रही है, उनको ये पता था कि बिश्नोई गैंग ही उनको लगातार धमकी दे रही है, उनको भी शायद थोड़ा अंदाजा तो होगा ही ना। देखो, ऐसा है, मैं ये जो क्रिमिनल जो लोग हैं उनसे मेरा ज्यादा वास्ता नहीं है। मेरा क्रिमिनल लोगों से कोई दुश्मनी भी नहीं है। मेरा तो जो अगर दुश्मनी है तो समाज के लिए, समाज के कारण से है। समाज की बात को मुखरता से रखता हूँ, इसलिए कोई भी जो दुश्मन है, राजपूत समाज जो दुश्मनी रखता है, राजपूत समाज से जो इत्तेफाक नहीं रखता, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं रहते हैं, तो वो लोग मेरे एंटी रहते हैं, मेरे अगेंस्ट में रहते हैं। तो उनका तो कोई अब चारा, उनका कोई इलाज नहीं है, क्या कर सकते हैं। कोई जो है, जब चाहता नहीं राजपूत समाज को, उसका तो मेरे पास क्या इलाज है।
अब उनके नहीं चाहने से मैं कोई फांसी थोड़ी कर लूं, मैं कोई वो थोड़ी कर लूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है कोई नाराज है कौन राजी है। मैं मेरा काम बेबाकी से करता हूं, मैं मेरा काम स्वतंत्र तौर पे करता हूं। समाज में लोगों को जगाना, समाज के युवाओं को जागरूक करना, अपने पैरों पे खड़े कैसे हो, व्यापार कैसे करे, वो कैसे आगे बढ़े, हमारे समाज की इतिहास की कोई चोरी न करे, उनको कोई तोड़े नहीं, ऐतिहासिक पात्रों की जातियां नहीं बदली जाए, उनको लेकर मैं बात करता रहता हूँ। महिपाल जी, 2006 में करनी सेना का गठन होता है। अब इतने साल बीत चुके हैं, ऐसे में जिस तरह की बात आप कर रहे हैं तो उसे तो यही लगता है कि करनी सेना को होनी चाहिए। आवाज आपकी आवाज कट रही है। क्या जिस तरह की बात आप कह रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि करनी सेना को कोई खत्म करना चाहता है। सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी को भी धमकी मिली थी और उन्हें तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, आपको भी लगातार धमकी मिल रही है। करनी सेनाओं को तो काफी सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि करनी सेना बंद हो जाए, करनी सेना खत्म हो जाए। पर करनी सेना अगर एक व्यक्ति महिपाल सिंह हो या सुखदेव सिंह तो हो सकता है खत्म हो जाती। अब तो 2009-10 में हमारे 8.5 लाख, जब पहली बार हमने सदस्यता चालू करी 8,64,000 समथिंग सदस्य थे। और जब 2016 में 17 में जब पद्मावती कांड हो गया पूरे देश में थी, तब 70-80 लाख करनी सेना में मेंबर थे। तो करनी सेना कैसे खत्म कर पाएंगे कोई? ये तो एक पूरी विचारधारा है लौखंडे सिंह जी कालवी के पिता कल्याण सिंह जी कालवी की। तो इसको खत्म कर पाना मुझे लगता है किसी के बस में नहीं है, किसी के उसके दायरे में नहीं है। करनी सेना अगर महिपाल सिंह नहीं भी रहेगा तो भी चलेगी, सुखदेव सिंह जी नहीं है तो भी उनकी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये करनी सेना ही है। महिपाल सिंह नहीं रहेगा तो भी चलेगी, कालवी साहब नहीं रहे तो भी चल रही है। तो करनी सेना खत्म नहीं होगी, चेहरे बदल सकते हैं, विचारधारा चलेगी। विचार आप क्या मानते हैं महिपाल जी कि संगठन निशाने पर है या फिर समाज जो है वो निशाने पर है? संगठन के कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हैं वो निशाने पर, उनको कहीं न कहीं डराना धमकाना मारने का काम ये लोग करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। जैसे कि अभी 23 सितंबर से पहले अगस्त में मेरे प्रदेश अध्यक्ष के गोली मार दी गई, भंवर सिंह सलारिया के, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है। अपने ही लोगों के द्वारा ये गोली चलाई गई, पर पुलिस प्रशासन को हमने बोला भी कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है वो आज तक पता नहीं कर पाए, वो जेल में है। मारने वाला लड़का राजपूत समाज से था तो ज्यादा हाउलड़ नहीं हुआ, और ये कहीं ना कहीं जो सुखदेव सिंह जी के साथ हुआ एक लड़का राजपूत है, तो वो एक तरीका है कि अगर राजपूत से राजपूत को मरवाओगे तो ज्यादा हाउलड़ नहीं होगा। पर अब की बार राजपूत समाज ने इस चीज को समझ लिया कि नहीं, राजपूत नहीं है, अपराधी है, चाहे कोई भी जाति का। और इसीलिए अब की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी ही होता है। आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है, अभी तक जितने दिन गुजर गए हैं और आपको आने वाला जो समय है वो कैसा होगा? आने वाला समय माँ भगवती की कृपा से अच्छा होगा और इस तरीके की घटनाएं वापस से उन पे विराम लगे, पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए प्रशासन को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, नया आने वाली सरकार को थोड़ा कड़क होना पड़ेगा और हमारी भावनाओं को समझे। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम लोग हमारी जाति की बात करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं। हम किसी और जाति के खिलाफ बात नहीं करते, हम किसी और जाति की खिलाफत नहीं करते, तो किसी को हमसे बैर रखने की मुझे लगता नहीं जरूरत है। लेकिन बैर तो रखा जा रहा है ना महिपाल जी, लगातार जो है धमकियां मिल रही हैं। अब इसका तो कोई इलाज है नहीं, अब क्या करें? अब योगी जी को यहाँ बुलवाएं और तो क्या करें? योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री आए और इन लोगों को संभाले तभी कुछ हो सकता है। हम तो जो भी हैं हमारे खुद के भरोसे हैं, प्रशासन से तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि जब 3 साल से सुखदेव सिंह जी सिक्योरिटी की मांग कर रहे थे फिर भी उनको नहीं मिली, तो फिर मुझे लगता नहीं हमें भी मिलेगी तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो करेंगे 2-2 हाथ। अब किसी से डर के घर पे अगला सवाल भी यही था, क्योंकि लगातार जो है ये बातचीत कही जा रही थी कि पुलिस का यहाँ पे फेल्योर रहा है। लगातार सुखदेव जी ने सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। अब क्या इस घटना से पुलिस प्रशासन जो है वो थोड़ा भी समझेगा इस बात को कि वाकई खतरा हो सकता है, और जिस बेरहमी के साथ कत्ल किया गया उसके बाद तो शायद सतर्क होना चाहिए।
हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है पुलिस प्रशासन अभी सतर्क हुआ है। जैसे कि मेरे पास पुलिस वालों के फोन आए हैं कि हमें यहाँ से 4 शूटर हम लोगों ने आपके जहाँ रह रहे हो वहाँ से पकड़े हैं, बसंत विहार से। तो आपको भी सतर्क रहना चाहिए। और हम लोग कहीं ना कहीं जाब्ता भिजवा रहे हैं। अभी तक तो कोई जाब्ता आया नहीं है। आ भी जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। हम तो इतने दिन ऐसे ही बिना जाब्ते के घूम रहे थे इतने सालों से। और वो कह रहे हैं ना कि खुद का बंदोबस्त खुद को ही करना पड़ता है। खुद के मरे से स्वर्ग मिलता है, किसी और के मरे से स्वर्ग नहीं मिलता। तो अगर मेरी जान जी बिल्कुल, आप अपनी बात जारी रखें। मेरी जान पे आएगी तो मैं सबसे ज्यादा अगर कोई विरोध कर पाएगा तो मैं खुद कर पाऊंगा। क्योंकि मैं किसी गनर के भरोसे रहूं या किसी बॉडीगार्ड के भरोसे रहूं तो बॉडीगार्ड ज्यादा मुझे कितना प्रोटेक्ट करेंगे। 50,000 का आदमी क्यों अपनी जान गंवाएगा मेरे लिए। तो मुझे तो खुद को सोच यहाँ पर जो अजीत सिंह है, गनमैन है, बहुत गंभीर रूप से घायल है और जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं वो भी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। खुद अजीत सिंह और हेमराज जो खटीक है, जिसके स्कूटी लेके भागे हैं, उसके भी गोली लगी, वो भी गंभीर घायल है। तो मैं तो दोनों की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। भगवती उनको जल्दी स्वस्थ करे। और अजीत सिंह जी ने जो अच्छा अपना फर्ज निभाया, उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने एक गनर का जो है, एक बॉडीगार्ड का जो फर्ज है कि अपने जो भी जिसके लगे हुए हैं उसके लिए हम लोग जान पे खेल जाए। वो जान पे खेले भी, जान नहीं बचा पाए वो एक अलग बात है, पर उनकी गोली लगी है, वो खुद घायल है और गंभीर घायल है। पहला ही शायद नीचे का पोर्शन हो गया जैसे डॉक्टर बता रहे थे। और वो कल आईसीयू में भी भर्ती रहे, CPR भी उनको दिया गया। तो मैं चाहता हूँ, मेरी तो यही अरदास है कि भगवती से उनको जल्दी स्वस्थ करे और उनके परिवार को इस तरीके की कोई जनहानि का सामना नहीं करना पड़े। बिल्कुल, वाकई हालत जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। आप क्या हॉस्पिटल गए, आपके डॉक्टर से बातचीत हुई, किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और किस तरह की उनकी रिकवरी की प्रोसेस है? मैं हॉस्पिटल तो नहीं जा पाया, पर डॉक्टरों से मेरी बात हुई थी। क्योंकि CP के सामने उनके छोटे भाई मेरे से मिलने आए थे कि मेरी वहाँ ज्यादा, हमारे भाई की ज्यादा वो जो जैसे हो सकती थी वैसे वहाँ इलाज नहीं हो रहा है। तो कमिश्नर साहब ने वहाँ डॉक्टरों को फोन किया था कि इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, एक अटेंडर और 24 घंटे के लिए खड़ा कर दो। और वहाँ अधिकारी भी खुद CI वहाँ के उनकी सेफ्टी के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि वो चश्मदीद गवाह भी हैं उस मुकदमे के। तो गवाह जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं जान का खतरा होता है, तो उनको सिक्योरिटी भी दी गई है। एक अटेंडेंट भी उनको 24 घंटे के लिए दिया गया है कि रेजिडेंट डॉक्टर उनको दिया गया है। तो मैं तो चाहूंगा कि अच्छे से अच्छा इलाज हो और वो जल्दी ही स्वस्थ होकर घर पहुंचे। जी बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, आप हमसे बातचीत कर रहे थे महिपाल जी, और बहुत सारी बातें आपने रखी हैं। आगे आपसे एक अंतिम सवाल रहेगा कि आपका आखिरी कदम क्या कुछ होने वाला है? हमारा आखिरी कदम यही है कि सुखदेव सिंह जी को जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी परिवार और पूरा राजस्थान का, पूरा देश का राजपूत समाज, हम लोग वो तटस्थ होकर लड़े, ईमानदारी से लड़े और उनको न्याय दिलवाए। चाहे हमें किसी भी दरवाजा खटखटाना पड़े, किसी का भी दरवाजा खटखटाना पड़े। हम लोग कल दिल्ली में रहेंगे लाखों की संख्या में। और दिल्ली में मैं केवल दिल्ली में यहाँ ज्यादा हम लोग कोई प्रदर्शन जैसा हम लोग नहीं कर रहे, क्योंकि श्रद्धांजलि सभा है, शांति से हम लोग सब कुछ करना चाहते हैं। पर दिल्ली के बाद 11 तारीख को उनके परिवार जो भी फैसला लेगा, हम लोग उसके लिए खड़े हैं, लड़ेंगे। और बाकायदा न्याय जब तक नहीं मिलता, हम लोग उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी ताकत बनकर हम लोग खड़े रहेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया बातचीत के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से बता देते हैं आपको, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, उन्हें एक बड़ा अपडेट जो है वो दे देते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये अपडेट है, और अपडेट ये है कि एक अभियुक्त को गिरफ्तार इस पूरे महेंद्र सिंह जी तो अरे एक लाइव चला दो, हम लोग लाइव चल रहा है। लाइव चल रहा है। जय माता जी की प्रदेश अध्यक्ष जी, करंट प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश भाई, दीपू जी और पश्चिमी इधर दिखाओ, इधर पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष भाई करण ठाकुर जी,
हमारी थोड़ी सी सिरदर्दी और जिम्मेदारी कम हुई 2 लोगों को इकट्ठा करके पूर्वांचल भी रहा देवेंद्र सिंह जी आए हुए हैं। तैयारियां चल रही है कल के प्रोग्राम की सुधांशु सभा। लगे हैं आज भी उधर आज